अप्रैल 1993, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और उनके बगल में ब्रिगेडियर थापा बैठे हैं। फ्लाइट में और भी यात्री मौजूद हैं। फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैकर कॉकपिट के दरवाजे के बाहर खड़ा है। अचानक फ्रंट डोर से कमांडोज अंदर घुसे। हाईजैकर को इसकी भनक भी नहीं लगी। उस वक्त वो कॉकपिट के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था। तभी पीछे से एक कमांडो ने आकर उसकी बाजुओं और गले को पकड़कर उसे जकड़ लिया और घुमा दिया। उसी पल दूसरा कमांडो आगे आता है और हाईजैकर के माथे पर बंदूक तान देता है। ये देखकर प्रधानमंत्री हैरान रह गए। ये था ऑपरेशन अश्वमेध। 24 अप्रैल 1993, यह वो समय था जब भारत एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। अभी बम मुश्किल 6 हफ्ते ही हुए थे जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे। उन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो आईबी हो या रॉ, सब हाई अलर्ट पर थी। पंजाब में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन कश्मीर में हालात बिगड़ रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोपहर का समय था। एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट पहुंचता है। उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 2 लोग उसे वहां ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट का स्टाफ उसे अटेंड करता है और प्लेन के अंदर तक छोड़ आता है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 427 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यह विमान एक बोइंग 737-200 था। इस फ्लाइट में कुल 141 लोग सवार थे। इनमें 135 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में बच्चे, बूढ़े और पर्यटक शामिल थे जो कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक घंटे बनने वाले हैं। दोपहर के 1:57 पर फ्लाइट ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। एयर होस्टेस खाना सर्व कर रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। करीब 45 मिनट तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन प्लेन के अंदर वो व्हीलचेयर वाला शख्स सामान्य नहीं था। उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह। वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी था। 90 के दशक में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आज जैसी सख्त नहीं थी। मेटल डिटेक्टर तो थे, लेकिन विकलांगों या घायलों की चेकिंग में थोड़ी नरमी बरती जाती थी। इसी का फायदा उठाकर उसने उस प्लास्टर के अंदर .22 कैलिबर की पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड छिपा रखा था। प्लेन में चढ़ते ही यूसुफ बड़ी चालाकी से एक चाल चलता है। वो एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि मैम, मेरे पैर में प्लास्टर है तो मुझे टॉयलेट के पास वाली आगे की सीट दे दीजिए ताकि मुझे चलने में दिक्कत ना हो। एयर होस्टेस उसकी मजबूरी समझकर मान जाती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसने यूसुफ को अनजाने में कॉकपिट के बिल्कुल नजदीक बैठा दिया है। फ्लाइट पंजाब के ऊपर से गुजर रही थी। मौका मिलते ही यूसुफ टॉयलेट में घुस जाता है। दरवाजा बंद करते ही वह अपने पैर पर लगा प्लास्टर निकालना शुरू करता है और फिर उस प्लास्टर के अंदर से 2 पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बाहर निकालता है। फिर बाहर आकर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। उसने खुद को सैयद सलाहुद्दीन बताया। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उसने हिजबुल के चीफ का नाम इस्तेमाल किया। वो कॉकपिट की तरफ बढ़ा और पायलट BN रेड्डी के सिर पर बंदूक तान दी। उसकी डिमांड साफ थी, प्लेन को अफगानिस्तान के काबुल ले चलो। कैप्टन रेड्डी ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने उसे समझाया कि यह एक डोमेस्टिक फ्लाइट है। इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि हम काबुल तक जा सकें। हमें रिफ्यूलिंग के लिए कहीं उतरना होगा। हाईजैकर ने नक्शा देखा। सबसे नजदीकी और दोस्त मुल्क उसे पाकिस्तान लगा। उसने हुक्म दिया, लाहौर चलो। जैसे ही प्लेन ने लाहौर की तरफ रुख किया, एक बहुत ही दिलचस्प डिप्लोमेटिक गेम शुरू हुआ। पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम इस प्लेन को अपनी जमीन पर उतरने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने रनवे पर गाड़ियां पार्क कर उसे ब्लॉक कर दिया। असल में 1993 में पाकिस्तान पर अमेरिका का बहुत भारी दबाव था। अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की कगार पर था। नवाज शरीफ की सरकार यह जोखिम नहीं उठाना चाहती थी कि एक हाईजैक प्लेन उनकी जमीन पर आए और दुनिया को लगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है। ये भारत के लिए पहली रणनीतिक जीत थी, भले ही वो अनजाने में हुई हो, क्योंकि प्लेन को अब वापस भारत आना ही था। फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन रेड्डी ने हाईजैकर को बताया कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट में लैंड करना। हाईजैकर के पास कोई चारा नहीं था। वो मान गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अमृतसर पंजाब पुलिस के शेर KPS गिल का इलाका था। दोपहर के 3:20 पर फ्लाइट IC 427 अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। दिल्ली से अमृतसर को साफ निर्देश मिल गए, ये प्लेन अब यहां से उड़ना नहीं चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। शुरुआत में स्थानीय पुलिस और कलेक्टर ने हाईजैकर से बात की। उनकी रणनीति थी, बातों में उलझाओ और समय बर्बाद करो।
वो बार बार एक ही बात को घुमा फिरा कर कहते रहे। हाईजैकर ने कहा मुझे फ्यूल चाहिए। नेगोशिएटर ने कहा हाँ फ्यूल आ रहा है, लेकिन ड्राइवर नहीं मिल रहा। फिर कहा ड्राइवर आ गया है पर चाबी नहीं मिल रही। इन बहानों से हाईजैकर का गुस्सा बढ़ने लगा। अपनी गंभीरता दिखाने के लिए उसने शाम को एक फायर भी किया। गोली प्लेन की बॉडी को चीरती हुई बाहर निकली। इससे ये कन्फर्म हो गया कि उसके पास असली हथियार है और वह उसे चलाने से हिचकिचाएगा नहीं। शाम के 6 बजे के करीब सीन में एंट्री होती है पंजाब पुलिस के डीजीपी केपीएस गिल की। गिल साहब का कद और रुतबा ही ऐसा था कि उनके आने से ही माहौल बदल गया। उन्होंने आते ही कमान संभाल ली। गिल की थ्योरी अलग थी। वो हाईजैकर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो उस पर हावी हो रहे थे। जब हाईजैकर ने रेडियो पर चिल्लाया तो गिल ने उसे डांट दिया। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि इस एयरपोर्ट पर हुक्म उसका नहीं बल्कि गिल का चलता है। गिल उसे थका रहे थे। वो चाहते थे कि हाईजैकर इतना थक जाए और चिढ़ जाए कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए। गिल ने जब हाईजैकर से बातचीत की और पूछा तुम्हारी मांग क्या है, तो सामने से जवाब आया मेरी अभी कोई मांग नहीं है, बस फ्लाइट में फ्यूल भरवा दीजिए। मुझे काबुल जाना है, काबुल पहुंचकर ही मैं अपनी असली मांग बताऊंगा। इसी बीच दिल्ली से भारत का सबसे घातक हथियार अमृतसर के लिए रवाना हो चुका था, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें हम ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। एनएसजी के अंदर एक खास यूनिट होती है 52 एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप। ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ हाईजैकिंग जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनी है। इस ग्रुप के कमांडोज को हवाई जहाज के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। एनएसजी की टीम जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर सीबी थापा कर रहे थे, एक विशेष विमान से आदमपुर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अमृतसर पहुंचे। शाम के 5 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ब्रिगेडियर थापा और केपीएस गिल ने मिलकर प्लान बनाया। ब्रिगेडियर थापा ने देखा कि पंजाब पुलिस की गाड़ियों ने प्लेन को चारों तरफ से घेर रखा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले केपीएस गिल से कहा कि इन गाड़ियों को वहां से हटाया जाए, क्योंकि अगर हाईजैकर घबरा जाता तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। उन्होंने तय किया कि वह ऑपरेशन रात को किया जाएगा और एक साथ कई दरवाजों से प्लेन में घुसेंगे ताकि हाईजैकर को संभालने का मौका ही ना मिले। पर प्रॉब्लम यह थी कि एनएसजी को अंदर कितने हाईजैकर्स हैं, इसकी सही जानकारी नहीं थी। किसी को भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। स्नाइपर से देखने पर सिर्फ 2 आदमी ही दिखाई दे रहे थे, एक कॉकपिट में और दूसरा प्लेन के टेल एरिया में जो लगातार इधर उधर आ जा रहे थे। तो एनएसजी ने अनुमान लगाया कि सिर्फ 2 हाईजैकर्स हैं। शाम के 7 बजे बज चुके थे। तब हाईजैकर ने कहा कि मुझे पता है तुम जानबूझकर समय खींच रहे हो ताकि दिल्ली से कमांडो आ सकें। लेकिन केपीएस गिल ने उसे अपनी बातों में उलझाए रखा। वे लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर समय खींचते रहे। इस बीच एनएसजी के कमांडो प्लेन के नीचे जाकर अपनी पोजीशन ले चुके थे। रात करीब 10 बजे केपीएस गिल ने हाईजैकर से रिक्वेस्ट किया कि यात्री काफी देर से भूखे प्यासे हैं, कम से कम उन्हें पानी ही दे दिया जाए। इस पर हाईजैकर ने कहा मरने दो इन्हें, कश्मीर में तो हजारों लोग मर रहे हैं, उसकी तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है। समय बीतता गया। रात के 12 बजे ब्रिगेडियर थापा को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का फोन आया। प्रधानमंत्री ने पूछा, कर्नल साहब क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि दरवाजा खोलकर प्लेन के अंदर जा सकते हैं? ब्रिगेडियर थापा ने जवाब दिया, जी सर। प्लेन में 7 एंट्री पॉइंट हैं। अगर हम 5 से भी अंदर घुस गए तो हाईजैकर को मार गिराएंगे। प्रधानमंत्री ने फिर पूछा, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी यात्री मारा नहीं जाएगा? थापा ने कहा, इसकी पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि कोई जान ना जाए। हाईजैकर के पास पिस्तौल और ग्रेनेड है, अगर उसने ग्रेनेड फेंक दिया तो सब खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है और फोन रख दिया। इसके बाद करीब 12:30 पर केपीएस गिल ने थापा को बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने एनएसजी को ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। ये सुनते ही थापा बेहद खुश हो गए, क्योंकि अब एक्शन का समय आ चुका था। अभी तक एनएसजी को यही जानकारी थी कि अंदर सिर्फ 2 हाईजैकर हैं, लेकिन तभी स्नाइपर से एक और अपडेट मिला कि आगे वाला हाईजैकर पिस्तौल लिए हुए है, जबकि पीछे वाले के पास कोई हथियार नहीं है। फिर भी वह लगातार इधर उधर घूम रहा है। रात के करीब 1 बजे केपीएस गिल ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने रेडियो पर हाईजैकर से कहा, देखो फ्यूल टैंकर आ रहा है, तुम खिड़की से देख सकते हो। यह एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। जैसे ही हाईजैकर ने फ्यूल टैंकर को देखने के लिए कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांका, उसका पूरा ध्यान बाहर की तरफ चला गया। उसने केबिन और यात्रियों की तरफ पीठ कर ली। यही वह पल था जिसका कमांडोज इंतजार कर रहे थे। कमांडोज ने धीरे धीरे प्लेन को घेर लिया था। वो विंग्स के ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने सीढ़ियां लगा ली थीं। अचानक एक साथ प्लेन के सभी दरवाजे खुले। कमांडोज विंग्स के ऊपर वाले एग्जिट से अंदर कूदे। इससे वो सीधे यात्रियों के बीच पहुंच गए और उन्हें एक सुरक्षा घेरा दे दिया। पीछे की तरफ जब कमांडो पहुंचे तो जो आदमी इधर उधर घूम रहा था वो तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया।
उसके पास कोई हथियार नहीं था। दरअसल वो एक कश्मीरी यात्री ही था जिसे हाईजैकर ने डराकर इधर उधर चलते रहने को कहा था। वहीं बाहर स्नाइपर लगातार हाईजैकर की मूवमेंट का अपडेट कमांडोज को दे रहे थे। स्नाइपर ने जैसे ही देखा कि हाईजैकर कॉकपिट की ओर जा रहा है और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है, तुरंत यह बात कमांडोज को बताई गई। उसी वक्त फ्रंट डोर से भी कमांडोज अंदर घुसे। हाईजैकर को इसकी भनक भी नहीं लगी। उस वक्त वो कॉकपिट के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था। तभी पीछे से एक कमांडो ने आकर उसकी बाजू और गले को पकड़कर उसे जकड़ लिया और घुमा दिया। उसी पल दूसरा कमांडो आगे आया और बेहद करीब से अपनी साइलेंस्ड पिस्तौल से उसके सिर में गोली मार दी। हाईजैकर वहीं ढेर हो गया। उसने अपना ग्रेनेड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पिन खींचने का वक्त ही नहीं मिला। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, रेडियो पर मैसेज गया। पूरा ऑपरेशन दरवाजा खुलने से लेकर हाईजैकर के मारे जाने तक सिर्फ 3 मिनट के अंदर खत्म हो गया। सभी 141 यात्री सुरक्षित थे। किसी भी कमांडो को खरोच तक नहीं आई। ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ब्रिगेडियर थापा को फोन किया और कहा, मैंने तो कुछ देर पहले ही ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, फिर यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? इस पर थापा साहब बस मुस्कुराए और बोले, सर, यही ब्लैक कैट्स का कमाल है। लेकिन प्रधानमंत्री को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद ऑपरेशन उनकी मंजूरी से पहले ही कर दिया गया होगा। तब ब्रिगेडियर थापा ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि वह एक मॉक ड्रिल देखकर खुद समझ लें कि ऑपरेशन कैसे हुआ था। प्रधानमंत्री इसके लिए मान गए। पालम में यह मॉक ड्रिल रखी गई और इसके लिए रात का ही समय चुना गया। प्रधानमंत्री खुद फ्लाइट के अंदर बैठे थे और उनके बगल में ब्रिगेडियर थापा बैठे थे। हालात बिल्कुल वैसे ही बनाए गए जैसे हाईजैक के समय थे। यह वही सीन है जो हमने शुरुआत में देखा था। प्रधानमंत्री के पास बैठे थापा ने उनसे कहा, आप खिड़की के बाहर देखिए। अगर आपको मेरा एक भी कमांडो दिखाई दे गया तो मैं हार गया। इसके बाद थापा ने जैसे ही स्टैंड बाय, गो कहा, कुछ ही मिनटों में कमांडो फ्लाइट के अंदर पहुंच गए और प्रधानमंत्री को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। अगले ही पल कमांडो ने उस डमी हाईजैकर को पकड़ लिया और उसके माथे पर बंदूक तान दी। ये सब पल झपकते ही हो गया। ये देखकर प्रधानमंत्री हैरान रह गए। वो बहुत खुश भी हुए और उन्हें अपने कमांडोज पर गर्व महसूस हुआ। 1993 में पीएम नरसिम्हा राव की सरकार ने राजनीतिक रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो मीडिया क्या कहेगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये चीज हमें 1999 में IC 814 हाईजैक में देखने को नहीं मिला था। आज सब लोग IC 814 की नाकामी को याद रखते हैं, लेकिन ऑपरेशन अश्वमेध को कोई याद नहीं करता, जबकि यह ऑपरेशन इतना सटीक और तेज था कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम इस तरह के वीडियो हर हफ्ते लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।